प्रोफेसर जो कि RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में प्रोफेसर हैं, जनाब अबू मसूद अंसारी। गुज़िश्ता साल ये हज में थे, हमारे साथ में थे, और हुज्जाज कराम की तकालीफ को ना सिर्फ इन्होंने महसूस किया बल्कि आगे बढ़कर जो मुमकिन हो सकता था हमने हाजियों के लिए किया। अब मैं जनाब अबू मसूद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम जनाब वाइस चेयरमैन मैडम का, CEO साहब अभी नहीं है, CEO साहब जॉइंट सेक्रेटरी सर नहीं है, और दूसरे डिग्नेटरीज जो हमारे डायस पे हैं मेंबर हज कमेटी के। ये मुझे मौका मिला है, मैं कोशिश करूंगा आप जो मेरा पिछला साल का एक्सपीरियंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। और आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, ये मौका मिला है, अल्लाह ताला के गेस्ट का आप लोग खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। पिछले साल देखा मैंने, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं आप लोग। ये बात बोला जाता है कई बार कि नहीं मिलते हैं, फ़ोन में नहीं मिलते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोऑर्डिनेटर था, कि खुद से व्हील चेयर तक आप लोगों ने पुश किया है। तो ये मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस बार फिर से एक बार वही मौका मिला है नेकी करने का, अजर जुटाने का, क्योंकि आप तो खिदमत के लिए जा रहे हैं, हज भी होगा इंशाअल्लाह। तो इसके साथ मैं डॉक्टर अबू मसूद अंसारी हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ RML हॉस्पिटल में, दिल्ली में हूँ मैं। मेरे को जिम्मेदारी मिली है कि वहाँ पे हेल्थ के क्या कंडीशंस हैं, उसमें क्या चैलेंजेज हैं और हमें उनसे कैसे बचना है, और अगर हमारे हाजी उसमें अगर मुब्तला हो जाते हैं तो उनको कैसे उनका हेल्प करना है। मेरे डिस्कशन में जो सुनाई दे रही है, मैं जो डिस्कशन करूंगा उसमें होगा क्या हेल्थ रिस्क है वहाँ पे सऊदी अरब में हमारे हाजीज के लिए। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोमा के थ्रू, मिनिस्टर माइनर अफेयर के थ्रू क्या सर्विसेज देते हैं हम। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं सुनाई दे रही है, मुझे लगा ऐसा। अब ठीक है जी। तो उसके बाद ऐसा देखा गया था पिछली बार, और कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि हज के कोर पीरियड के आसपास में बहुत ज़्यादा डेथ होता है। ये सारे डेथ जो हैं या तो हार्ट डिजीज से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से होते हैं, या फिर हीट स्ट्रोक की वजह से होते हैं। तो इस डिस्कशन में मेरा बहुत फोकस होगा कि इनको हम कैसे कम करें। तो इसके लिए हम आपको कुछ बताएंगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को डिटेल में बताऊंगा। एक ऐसा प्रोसीजर है इससे जान बचाई जा सकती है, और इसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत तब पड़ती है जहां डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होता, ये फील्ड में होता है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, और उसके बाद टेक होम मैसेज हो। ये पहले भी बोला जा चुका है कि ये हज दूसरे गैदरिंग से अलग है। दुनिया में बहुत सारे गैदरिंग्स होते हैं, बट ये वैसा गैदरिंग है जो एक वक्त में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तकरीबन 40 लाख लोग सऊदी अरब में एक बार में एक जगह जुड़ते हैं। दूसरा, हमारे सिर्फ इंडिया से 1.75 लाख के हाजीज जाते हैं। और जो हेल्थ का जो सिस्टम है, जो हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया और मोमा के थ्रू जो सर्विसेज हैं, सऊदी गवर्नमेंट से हमें हमारे हाजियों के लिए जिनके पास हज वीज़ा होता है उनको इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी इलनेस है, कुछ भी बड़ा से छोटा, सारे इलनेस का वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ हर कंट्री को अपना एक हेल्थ मिशन चलाना होता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का जो केयर है वो सब कुछ उस क्राउड में नहीं मिल सकता सबको। तो हमारे इंडिया का भी अपना हज मेडिकल मिशन चलता है, जिसमें हम अच्छी सर्विसेज देते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे।
हेल्थ रिस्क क्यों होता है ये तो हमने बताया, वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, टेम्परेचर करीब तकरीबन 50 कई बार 51 तक जाता है, और बहुत ज़्यादा जो मेन हज में जो रिचुअल्स हैं, अरकान हैं, वो सारे आउटडोर होते हैं और लॉन्ग आवर्स के होते हैं, और कई बार ये सब कुछ ओपन सन में करना होता है, और ओवर क्राउड तो होता है, तो ओवर क्राउडिंग, आउटडोर रिचुअल्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये सब हमारे हाजीज के हेल्थ को और चैलेंज देते हैं, और इनकी वजह से क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होते हैं। कुछ ओवर क्राउडिंग या फिर स्ट्रेस हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो पहले से बीमार हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अस्थमा, इस तरह की बीमारी के लोग हैं, उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो ये चैलेंज दोनों तरफ से है, इन्फेक्शन से रिलेटेड भी है और नॉन इन्फेक्शन से भी है, और इंजरी भी होती है ओवर क्राउडिंग की वजह से। तो इंशाल्लाह एक एक करके एक एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और कहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा रोल क्या होगा, हम कैसे हेल्प कर पाएंगे अपने हुजाज को, वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो हमने हेल्थ रिस्क को डिवाइड किया डिफरेंट हेडिंग्स में। सो पहले है हीट रिलेटेड इलनेस, दूसरा है रेस्पिरेटरी इलनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैदे से रिलेटेड इलनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, और जो कई बार पुरानी बीमारी पहले से है उनके फिर से आ जाने का, एग्जर्सेबेशन ऑफ अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेसेस। हीट रिलेटेड इलनेस मेरे हिसाब से इस ट्रेनिंग पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हीट रिलेटेड इलनेस को समझना है, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जिससे जान का खतरा है, और इसमें डॉक्टर का या हॉस्पिटल का सीधा रोल कम है, जो फील्ड में साथ में हुजाज के हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। डेथ जो सबसे ज़्यादा होता है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बाद हीट रिलेटेड इलनेस है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो कई बार पहले से होता है हाजिज को, और वो स्ट्रेस कंडीशन में और ऊपर आ जाता है, लेकिन हीट रिलेटेड एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है जो अदरवाइज फिट है, बट अगर हीट उसको एक्सपोजर होता है और वो उसको हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉस्शन होता है, और प्रॉपर उसका अप्रोच नहीं किया जाए, उनको प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं किया जाए, तो उसमें वो खतरा एक नॉर्मल इंसान को ही बन जाता है, हेल्दी फिट आदमी को भी हो जाता है। तो पहले समझना है कि हीट से प्रॉब्लम क्यों, टेम्परेचर इतना प्रॉब्लम क्यों है। नॉर्मली बॉडी में, पहले हम इस चीज़ को समझें, बॉडी में टेम्परेचर क्या नुकसान करता है। टेम्परेचर अगर बाहर का हो तो हमारा बॉडी भी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक मैकेनिज्म होता है बॉडी में, ऊपर वाले ने इसको इतना अच्छा बनाया है कि जब भी कोई चेंजेज एक्सटर्नल बॉडी में होता है तो बॉडी अंदर से उसको नॉर्मल करती है। तो जब टेम्परेचर से एक्सपोज हम होते हैं तो हमें स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग क्यों होता है? स्वेटिंग से बॉडी के सरफेस पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा और उसका एवोपोरेशन होता है, जिससे हीट सुनाई दे रही है? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो एवोपोरेशन होगा, हम जानते हैं जहाँ भी वाटर एवोपोरेट होता है वहाँ से हीट को बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये है मैकेनिज्म। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा बॉडी से स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग में साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। तो अगर इसको हम समझ गए कि हीट में दो प्रॉब्लम है, एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकलते हैं और फ्लूइड निकलता है। तो इन तीन चीज़ों को अगर फोकस करें तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाएंगे। कैसे करेंगे? तो जब भी चांस है हीट एक्सपोजर का तो कम से कम एक्सपोजर हो। कैसे होगा? तो हम शेड में रहेंगे, अगर शेड का स्कोप नहीं है तो हम छतरी यूज़ करेंगे, और फ्लूइड लॉस को हम रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सारा पानी पिएंगे, ORS होता है, ORS पिएंगे। ORS में क्या है? पानी और ORS में बेटर ORS इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, और जब फ्लूइड लॉस होता है हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। तो अगर इस बात का ख्याल रखें कि हम धूप से बचें और फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते रहें, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि पानी पीते रहें, ORS पीते रहें, और बहुत डायरेक्ट धूप से बचे, तो ये हीट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हीट स्ट्रोक से जितनी भी इलनेस है, जो डेथ हो रहा है या फिर कई बार सीवियर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं।
तो मैं इसको इसलिए एम्फेसिस किया कि ये वैसा चीज़ है जिसको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल डॉक्टर की, ये सिर्फ समझ करके और उसके साथ जो है वो हेल्प करके इसको इससे बचा जा सकता है। तो कितने तरह का हीट प्रॉब्लम होता है, एक तो डिहाइड्रेशन है, दूसरा हीट क्रैम्प है, तीसरा है हीट एग्जॉशन और चौथा हीट स्ट्रोक। ये इस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, इनकी सीवियरिटी के सीक्वेंस में लिखा है मैंने। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, ये हीट रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्मल डेज में कम होता है। जैसे आप प्री हज पीरियड में जब मक्का में होते हैं या मदीना में होते हैं तो जनरली आप स्टेट में बसों में जाते हैं, आप छतरी लगाते हैं और आप एसी में रहते हैं। ये चैलेंज ज़्यादा है मशायर पीरियड में, तो हमें उस वक्त खासकर इसका ख्याल रखना है। हर हमें अपने खुद को भी और हुजाज को भी ये बताना है कि आपके पास हमेशा एक छतरी हो और ORS के पैकेट्स हों, ये बिल्कुल अवेलेबल है हर डिस्पेंसरी में जो वहाँ पे होता है और मोबाइल टीम्स के साथ होती है। अपने साथ ORS रखना है, फ्लूइड रखना है और छतरी रखनी है। 3 फार्मूला रखेंगे तो हीट से बचेंगे, और हीट से बचेंगे तो बहुत बड़ा जो अगर हम बात करें, अगर पिछले डेटा देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा डेथ होता है हमारे हुजाज का वो एक मशायर पीरियड में होता है, अरफात के वक्त में, और उसके बाद जो जमारात रमी के लिए धूप में जाते हैं। तो ये 2-3 बातों का आप लोग ख्याल रखें और उनके बार बार बताएं जब भी मौका लगे कि उनके पास फ्लूइड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन हमेशा हो और करते रहें, और हमेशा कभी भी सन में डायरेक्ट ना जाएं, छतरी या फिर शेड का यूज। डिहाइड्रेशन की पहचान कैसे होगी? पहचान ये है कि ड्राई माउथ होगा, मुंह सूखेगा, बहुत प्यास लगेगी, यूरिन बहुत डार्क हो जाएगा और कम हो जाएगा। ये आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। यूरिन जितना आपको लग रहा है जितना पानी पी रहा हूँ उतना पेशाब नहीं हो रहा है, तो ये आपको सेंस हो जाना चाहिए, प्यास लग रही है कि मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं है। क्योंकि डिहाइड्रेशन को जितना अर्ली ट्रीट करेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम से बचेंगे। क्योंकि डिहाइड्रेशन जब कंटिन्यू होगा तो वो फिर सीवियर होते होते सन स्ट्रोक में जाता है और कई बार डेथ भी हो जाती है। चक्कर आ सकता है, थकावट हो सकती है, ये सब पहचान है। जब अगर ये आपको हुजाज आपको बोलें कि ऐसा हो रहा है या आपको खुद लगे तो ये सोचें ये डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर डिहाइड्रेशन का सिंपल फार्मूला है, आप खूब पानी पिएं, खूब ORS पिएं, कोई नुकसान नहीं है पानी पीने का। ये मैंने चार्ट बनाया है इसको समझने के लिए कि हीट रिलेटेड इलनेस में सबसे माइल्ड जो इलनेस है जिसको बोलते हैं हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है? ये होता है ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और स्वेटिंग होगी, उस टाइम में होता है, और एनवायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मसल क्रैम्प्स होते हैं और पेन होता है, और स्किन तो मॉइस्ट रहेगा क्योंकि स्वेटिंग तो होती रहती है। ये माइल्ड डिग्री का है हीट रिलेटेड इलनेस। स्वेटिंग होती है, आपका स्किन मॉइस्ट रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट मसल स्पाज्म होगा, पैरों में ऐंठन होगी। इसको कैसे करते हैं? इसको समझते हैं, हमने बहुत चल दिया इसलिए मेरे पैर में दर्द हो रहा है, वो क्या करेंगे? पेन किलर खाएंगे, हाँ, या फिर वो पेन किलर ऑइंटमेंट्स आते हैं वो लगाएंगे। लेकिन वो तो ठीक है, वो टेम्पररी रिलीफ आपको देगा, लेकिन रूट का इलाज नहीं हुआ। क्या करना है? हमें तुरंत ये समझना है कि हम डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, हमारे को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट का बेस्ट फ्लूइड जो होता है ORS है, जो इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है हर डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स में। दूसरा, इससे अगर इस स्टेज पे हमने उनको करेक्ट नहीं किया, हम नहीं समझ पाए और हम कंटिन्यू किया हमने अगर, तो दूसरा आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन क्यों होता है? जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से ज़्यादा निकल गया, ऐसे में वीकनेस होगा, थकान होगी, बस नब्ज थोड़ी तेज हो जाएगी, पल्स फास्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्लूइड लॉस हो चुका बॉडी में, ब्लड में जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना नहीं है, तो हार्ट ट्राई करता है ब्लड हर जगह पहुंचाने के लिए शरीर में, तो उसके लिए फास्ट बीट करता है। तो एक नई चीज ऐड हो जाएगी कि इसमें पल्स तेज हो जाएगा। वो पहले वाले प्रॉब्लम के साथ, मुंह सूखना, थकना, डिजीनेस होना के साथ पल्स तेज हो जाएगा, मसल क्रैम्प हो सकते हैं, हेडेक और कई बार फेंटिंग भी हो सकती है। और अगर इस स्टेज में भी अगर नहीं समझे, नहीं देखा, या फिर कई बार डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज होते तो सीधा सन स्ट्रोक होता। सन स्ट्रोक, इसको लू लगना बोलते हैं, ये सबसे सीवियर कंडीशन है। इसमें कैसे पहचान होगी? इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, 104 डिग्री तक टेम्परेचर फीवर होगा, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, स्वेट अब है नहीं, पसीना निकल नहीं सकता,
पसीना एक मैकेनिज्म है बॉडी को ठंडा करने का, निकलना, वो अब नहीं निकल सकता, और पल्स बहुत फास्ट हो जाएगी। ऐसे में पेशेंट्स को हेडेक, नाउजिया, वोमिटिंग फील होगा, कन्फ्यूजन होगा और कई बार बेहोश हो जाएंगे। तो ये सबसे ये वो स्टेज है जब बिल्कुल अगर कुछ जल्द कुछ ना किया जाए तो फिर ये खतरे में जा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट यहाँ भी वही है, उनको अगर हीट एक्सपोजर है तो हीट एक्सपोजर से बाहर शेड में ले आना है, उसके बाद उनके बॉडी को कूल करना है। क्यों? क्योंकि जब कूल करने का मैकेनिज्म हमारा जो स्वेटिंग था जिससे बॉडी कूल हो रहा था नेचुरल मैकेनिज्म, अब तो ये फेल हो गया क्योंकि वो है नहीं, चल नहीं रहा है। अब हमें एक्सटर्नली कूल करना है, तो बॉडी को एक्सटर्नल कूल करेंगे। उसके बाद अगर कॉन्शियस है तो उनको ORS देंगे, और फिर ऐसे पेशेंट को वहीं पे नहीं ट्रीट करेंगे, फिर जल्दी से जल्दी नियरेस्ट मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल जो पॉसिबल है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो जो बात मैंने बताई है उसको मैंने समराइज कर दिया है, एक बार उसको पढ़ता हूँ याद रखने के लिए कि हाइड्रेटेड वी शुड स्टे हाइड्रेटेड बाय टेकिंग 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इन ए डे। 2 से 3 लीटर बहुत कॉमन है, हर जगह बोला जाता है। यहाँ पे कम, यहाँ सऊदी में उस टेम्परेचर में 2 से 3 से नहीं होगा। कोशिश ये रही कि 3 से 4 लीटर का पानी या फिर जूस, अगर डायबिटिक नहीं है तो जूस भी पी सकते हैं, और या ORS लेते रहना चाहिए। और जो फ्रूट्स खाएं, जो वाटर रिच, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो जिसमें वाटर होता है, वो फ्रूट लेना चाहिए। डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए। कपड़े लाइट कलर हों, कॉटन के हों तो अच्छा है। जैसे जब स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन होता है, तो उसमें बॉडी को कूल करने का जो मैकेनिज्म है, अगर कपड़ा टाइट होगा तो वो फ़ायदा नहीं होगा स्वेटिंग होने का भी। ब्रेक्स लेना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं, अगर उम्रा करने गए हैं तो तवाफ़ करने के बाद तुरंत सही ना करके थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, या अभी अगर रास्ते में जमरात के लिए जा रहे हैं तो अगर कहीं शेड है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा सन एक्सपोजर कम होगा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कई बार कई सारे अरकान जो है दूसरे को प्रॉक्सी करा सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो वो भी करना चाहिए, उसके लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तभी पूरा हज होगा। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हज में खलल हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम कोल्ड ठंडे पानी के तौलिए अपने सर पे रख सकते हैं। और आप देखे होंगे, अगर आप में से तो सब मैंने हज किया है, वहाँ पे सऊदी ठंडे पानियों का स्प्रे भी करते हैं। ठंडे पानी का स्प्रे करने का पर्पज यही है, बॉडी को कूल करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्लूइड लेना मैंने बोला, और हर बार मैंने वाटर, जूस या ORS बोला। कभी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी पीने से कभी फायदा नहीं होगा। कई बार ये समझ के कि मैं फ्लूइड ही है लिए जा रहा हूँ, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड होता है, वो उल्टा बॉडी में वो करता है, आपके फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। तो कैफिनेटेड या फिर एरेटेड फ्लूइड लेने का जरूरत नहीं है, जो कि सऊदी में एक प्रैक्टिस, हर खाने के बाद वो पीते हैं, उससे शुगर ही बहुत बढ़ता है, प्लस वो हाइड्रेशन में हेल्प नहीं करेगा। बेटर है ORS लीजिए, पानी पीजिए और जूस पीजिए। हीट स्ट्रोक, जब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया हीट स्ट्रोक है तो कैसे कूल करना है, तो ये पिक्चर में दिख रहा है। इन जगहों पे अगर हम आइस पैक्स रखें तो ये बॉडी को कूल करने में हेल्प करते हैं। ORS देना है, अगर कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, ORS नहीं देना है, क्योंकि फिर वो एस्पिरेट कर सकते हैं, वो रिस्क है हेल्थ का। मेडिकल सर्विस को इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। ये सिर्फ कूल कर सकते हैं, बट वहाँ बाहर में फील्ड में कूल करना पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल में सेटअप होता है, आइस पैक्स होते हैं, तो वहाँ पे ठंडे आई फ्लूइड्स हम दे सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस फीवर में, एक तरह का पेशेंट के लिए फीवर है, इस फीवर में फीवर की दवाई जैसे पैरासीटामोल वगैरह का रोल नहीं है। इसमें आपको बॉडी को कूल करना है, हाइड्रेट करना है और ट्रांसफर करना है। पैरासीटामोल खाने से, डोलो खाने से इसमें बेनिफिट नहीं होना है, ये बात याद रखना है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो CPR करना है। CPR मैं बताऊंगा कैसे करना है। किसका फोन? कुछ इस तरह के आइस पैक्स होते हैं। वहाँ पे एक फोटो मैंने लिया है, जो एक हाजी साहब हीट स्ट्रोक में गिर गए थे, और इस आइस कैप को रखने के 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल उठ के चल दिए कि अब मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसे देखने से बहुत सिक लग रहे थे पहले। उसके बाद दूसरा कॉमन आता है रेस्पिरेटरी इलनेस। सन स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेस को मैंने इतना एम्फेसिस इसलिए दिया क्योंकि उससे डेथ बहुत जाता है।
बहुत होता है। रेस्पिरेटरी इलनेस मेरा नेक्स्ट है, इसलिए क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 70% लोग हॉस्पिटल में विजिट करते हैं सांसों की बीमारी को लेकर के। इसमें फीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है। ये इतना कॉमन है कि इस कंडीशन को हज कफ भी बोलते हैं लिटरेचर में हज कफ। और कई बार तो ये बोला जाता है अगर हज करके आए खांसी नहीं हुआ तो डाउट है तुम वहां पहुंचे थे या कहीं और गए थे। आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम के लिए वेट कर रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं और हर आदमी खांस रहा है, कोई एक आदमी नहीं होता जो खांसता है। तो ये बहुत कॉमन है। ये क्यों होता है? एक तो ये कि ये कॉमन है वायरल इलनेस क्राउडिंग की वजह से, हमारा ओवर क्राउडिंग होता है, वहाँ पे वायरल इलनेस खूब होता है और एक दूसरे से स्प्रेड होता है। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बहुत ठंडा पानी अगर पी लेते हैं तो सोर थ्रोट स्टार्ट उससे होता है, बाद में वायरल इन्फेक्शन, ऐसे में इम्यूनिटी कम हो जाती है जब आपको सोर थ्रोट होता है एलर्जी से, फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ओवर क्राउडिंग है और दूसरा कोल्ड वाटर अगर इनटेक करते हैं तो ये होने का ज़्यादा चांस रहता है। इससे कैसे बचना है वो भी बताता हूँ। कैसे बच सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल विच शो सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। अगर किसी को खांसी है उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है। मास्क, फेस मास्क पहनना है। ये हम सब ने देख लिया है कोविड के पीरियड में फेस मास्क ने कितना हेल्प किया डिजीज को स्प्रेड नहीं होने में। तो फेस मास्क एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अब तो पहनने की आदत भी है। फेस मास्क पहनना चाहिए अगर इस तरह का जहाँ क्राउड ज़्यादा है या आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपके सामने वाले हाजी साहब को लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह खांसी कर रहे हैं। बार बार हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश हम सब ने सीख लिया कोविड में, हैंड वॉश कैसे करना है। वैसे मैं बताऊंगा, एक स्लाइड है मेरे पास, हैंड वॉश, इफेक्टिव हैंड वॉश कैसे करना है। हैंड वॉश इन्फेक्शन को बहुत हद तक 1/3 लेवल पे, तो हैंड वॉश, सिर्फ अच्छे से हैंड वॉश करते रहने से भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रुक जाता है। और हैंड वॉश का एक फ़ायदा सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कम्युनिकेशन से नहीं है, बल्कि मैदे की बीमारी से भी हैंड वॉश, जैसे फूड पॉइजनिंग है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उसमें भी हैंड वॉश से बहुत फ़ायदा होता है, उसमें भी वो कॉन्टामिनेशन से बचता है। तो हैंड वॉश एक अच्छा प्रैक्टिस है। वो हैंड वॉश कैसे करना है मैं एक स्लाइड रखा हूँ, वो दिखाऊंगा। कवर द नोज एंड माउथ व्हेन विद टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। एक अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर सिखाया गया था। जब भी आपको छींक आए, आप अगर मास्क नहीं पहने हैं तो या तो टिश्यू पेपर है तो फेस पे, नोज पे रखना है, या नहीं तो फिर अपने हैंड को ऐसे रखना है। क्योंकि जब भी स्प्रे होगा ना, वो बहुत सारा वायरस इन्वायरमेंट में स्प्रे हो जाता है, बहुत हाई फोर्स से निकलता है छींक के बाद। तो ये प्रैक्टिस रखना चाहिए, खासकर जब अगर आपको रेस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम्स हैं और अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, सांस फूलने का नौबत आ रहा है, तो ऐसे में हॉस्पिटल जाना है। और जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, सांस की दिक्कत है, खांसी है, अगर और ऐसा लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो SpO2 मीटर होता है, करीब करीब सबके पास होता है, हो सके तो लेके जाएं, क्योंकि उससे आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चलता है। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम है, अपने पास रखें। आपके जो रेंज में हाजिज हैं उनकी हेल्प करें, गांव के हैं उनको नहीं पता है, नहीं तो आप देख करके बता दें। तो अगर सैचुरेशन अगर सपोज करिए कि 80-85 आ रहा है तो बहुत डेंजरस कंडीशन है, उनको चाहे तकलीफ कम है नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनको शायद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी ये इन्फेक्टिव फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक दोनों होता है। इसमें कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से होता है। उसमें नौसिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, पेट में दर्द होगी, फीवर हो सकता है। और क्योंकि फूड पॉइजनिंग में डायरिया और वोमिटिंग होती है तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इसमें भी आ सकते हैं। तो इससे कैसे बचें? तो इसका प्रिवेंशन ये है कि मेक श्योर टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेल। फूड शुड बी थॉरली कुक्ड एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। डू नॉट लीव फूड एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स। जब भी खाना हो फ्रेश खाना कोशिश है, बट हर वक्त नहीं खाना बना सकते, तो बेटर आइडिया है खाना बना करके उसको 2 घंटे के अंदर या उससे कम वक्त में फ्रिज में रख दें और कवर करके रखें। अनकवर्ड या 2 घंटे से ज़्यादा अगर बाहर खाना रह गया, उसको खाना सही नहीं है। क्यों? उसमें टॉक्सिन्स कई बार डेवलप हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फ्रेश फ्रूट खाएं। फ्रूट्स अगर खा रहे हो तो अच्छे से वॉश करें, वेजिटेबल्स को अच्छे से पहले वॉश करें, फ्रेश खाएं। और नहीं अगर करते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, बट फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर नहीं रखना है। और हैंड वॉश ऑब्वियसली हर खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले तो जरूर करना है। So, what are the good food habits? So, pilgrims should make a practice of eating adequate. Adequate से मतलब मेरा मतलब है कम खाना है। ज़्यादा हम लोग जो नीड है उससे तो ज़्यादा खाते हैं, तभी हम सब ग्रेजुअली मोटे हो जाते हैं। कम खाना है और बैलेंस्ड खाना है। बैलेंस हमारे फूड में क्या होना चाहिए? प्रोटीन अच्छा होना चाहिए और फाइबर अच्छे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा खाएंगे तो चलेंगे कैसे? वहाँ तो बहुत चलना है। फ्रूट्स आर प्रिफर्ड डाइट। फ्रूट तो जन्नत की ग़िज़ा है, फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। स्पाइसी ऑयली अगर आप खाना नहीं बना रहे हैं तो सऊदी में ये होता है कि वहाँ होटल्स होते हैं, होटल में आप जाएँ तो दाल में भी इतना तेल दिखता है। ये पहला एक्सपीरियंस है कि दाल में मैंने तेल देखा सऊदी में। दाल मंगाइए उसमें इतना तेल रहेगा, तो बेटर है फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा। फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वो जगह डेजर्ट है बट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो भी है वहाँ फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंड करें। Make a habit of drinking more and more water just to avoid dehydration and heat related complications. स्मोकिंग अगर कोई करता है तो छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग के अपने नुकसान हैं, और खासकर रेस्पिरेटरी इलनेस जो बहुत कॉमन होता है वहाँ पर, उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि हैंड वॉश हमने बार बार बोला है। रेस्पिरेटरी इलनेस और जीआई इलनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस को अवॉइड, इन्फेक्टिव खासकर अवॉइड करने के लिए हैंड वॉश बताया। तो हैंड वॉश क्या है कि कई बार हमने देखा है खाना खाने से पहले गए और ऐसे हाथ धो करके आ गया, तो ये तो हैंड वॉश हुआ नहीं। हमारे दिमाग में है कि डॉक्टर साहब ने बोला था हैंड वॉश करना है, हमने कर लिया, आप तो खा लेते हैं। हैंड वॉश का बड़ा अच्छा तरीका है। हैंड वॉश कम से कम 20 सेकंड करना चाहिए। 20 सेकंड बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 सेकंड तो जरूर करना चाहिए। हैंड वॉश करने का तरीका है, सोप हाथ में लें, पहले झाग बनाएं, उसके बाद जब झाग बन गया तो एक बार इस तरफ करें ऐसे, फिर ऐसे। इस पिक्चर को आप चाहे तो फोटो ले लें, ये बहुत अच्छा से डिपिक्ट किया हुआ है कैसे हैंड वॉश करना है। फिर नकल्स को भी साफ करना है, नाखून को साफ करना है, अंगूठे ऐसे साफ करना है। 6 स्टेप्स हैं मेनली, उसको देख के समझ में आएंगे। थोड़ा टाइम देना है, और ये हैंड वॉश करने से बहुत सारी बीमारी से बचेंगे, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल खासकर। कब हैंड वॉश बहुत जरूरी है? आफ्टर कफिंग एंड और स्नीजिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेकिंग प्रिपेयरिंग फूड। जब भी बाहर से आए घर पर तो हाथ एक बार धोना है। जब भी वॉशरूम से आए तो अच्छे से हाथ धोना है। और जब कचरे के बैग वगैरह छुएं या जो भी कंटामिनेटेड आपको लगता है कि ये गंदा हो सकता है, तो सबसे पहला काम हाथ धोएं। अब ये बात है कि हर बार 20 सेकंड हाथ धोने में तकलीफ है, तो सैनिटाइजर रख सकते हैं। सैनिटाइजर की प्रैक्टिस है हमें, उससे भी हम हैंड वॉश करते हैं, तो करीब करीब इक्वली इफेक्ट है। अब उसके बाद तीसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम भी इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से और क्राउडिंग की वजह से ही होता है। हीट रैश, जिसको हम क्या बोलते हैं, घुमौरी बोलते हैं, प्रिकली हीट। क्या होता है, रीजन्स जो होते हैं वो रेड एची होते हैं, और प्रिकली जैसे चुभने का फील आता है। ये आप सबको हुआ होगा कभी न कभी, ये पता है, बट इससे बचना कैसे है वो मैं बताऊंगा। लूज कपड़े पहने, और कॉटन के हो तो अच्छा है, ब्रीदेबल होना चाहिए। वेंटिलेटेड रूम, एसीज में, वैसे ही एसी में होते हैं ज़्यादातर। स्किन को ड्राई रखना है, टेल्कम पाउडर यूज़ करना है, और ठंडे पानी से नहाना है। और नहीं ठंडे पानी से बार बार नहा सकते हैं, अगर प्रिकली हीट हो गया है तो टॉवेल को ठंडे पानी से भिगा करके उससे स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट होता है। दूसरा कॉमन स्किन प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन कैसे क्यों होता है? तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो प्रिडिलेक्शन है वो है मॉइस्ट एटमॉस्फेयर एंड हॉट एटमॉस्फेयर। गर्म और नमी वाली जगह पे फंगस इन्फेक्शन होता है। तो खासकर हमारे अंडर आर्म्स, इनर थाइज में फंगल इन्फेक्शन होता है, लॉन्ग आवर वॉक करने से, स्वेटिंग होने से। इनसे कैसे बचना है? तो हाइजीन मेंटेन करें, क्लीन रखें, ड्राई रखें, कपड़े बार बार बदलें, टॉवल शेयर ना करें,
सॉक्स जो है बार बार बदलना चाहिए, बार बार बाथ लेना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करेंगे, स्किन को ड्राई रखेंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है शेफिंग। शेफिंग क्या होता है, जब आप खासकर एहराम मेल के लिए एहराम की कंडीशन में आप अंडरवेयर नहीं पहनते हैं, एहराम लपेटते हैं, और ऐसे में जब लॉन्ग वॉक करते हैं तो इनर थाइज में सोर हो जाता है, और ये बहुत कॉमन है, ये करीब करीब हर हाजी इसको फेस करता है। तो अब ये एक बार हो तो फिर क्या होता है, फिर तो एक कदम चलना मुश्किल है। तो इससे बचाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी इंटेंडेड है लॉन्ग वॉक, कभी भी लॉन्ग वॉक इंटेंडेड है, आराम में हो या वैसे भी, तो कोशिश करें वहाँ पे ये एंटी सेविंग क्रीम आता है, नहीं तो कम से कम वैसलीन जेली मिलती है, या आप लेके भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी मिलती है। तो वैसलीन जेली अगर यूज़ किया जाए तो ये सीधे सीधे अवॉइड किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको बिल्कुल क्रिपल कर देता है ड्यूरिंग मेन कोर हज पीरियड। अगर वैसलीन यूज़ करें पहले से तो ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। ये बताएं आप हाजिज को। फिर स्किन ब्लिस्टर्स हैं। ये स्किन ब्लिस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक तो बर्न ब्लिस्टर है और दूसरा है प्रेशर ब्लिस्टर। बर्न ब्लिस्टर कैसे होता है, ये ब्लिस्टर होता क्या है, ये जैसे कॉमन लैंग्वेज में इसको फोरे बोलते हैं। जैसे अगर आपका फुटवेयर अच्छा फिटिंग नहीं है, आप बहुत लंबे वक्त पर चल देते हैं, कुशन नहीं है, तो आपको पीला पीला छाले पड़ जाते हैं। एक तो ये हुआ, इसको स्ट्रेस ब्लिस्टर बोलते हैं। दूसरा कई बार ऐसा है, खासकर आप अगर देखेंगे कि मदीना में खासकर ऐसा होता है, जो ज़मीन हरम के नज़दीक है वो तो थोड़ा सा ठंडा है, वो जो मार्बल यूज़ होता है वो थोड़ा सा कूल है, बट जैसे आप सलाम के लिए उधर जाते हैं तो वो भी लगता है कि ये वैसे ही कूल होगा, लेकिन बिल्कुल हॉट होता है, पैर रखे और जल जाता है। तो इसको अवॉइड करना है, कभी भी बेयर फुटेड नहीं चलना है। बेयर फुटेड चलेंगे, कौन सा पत्थर घर में समझ नहीं आएगा, और 1 सेकेंड काफ़ी है पूरे हज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार में दोनों पैर में छाले आ गए और आप सीधा व्हील चेयर बाउंड हो गए। तो अब अगर छाले आए तो एक दिन में तो ठीक नहीं होंगे, वो छाले का मतलब वो लंबा चलना है, 2-3 हफ्ते लगेंगे। तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है, तो अगर प्रेशर ब्लिस्टर्स को अवॉइड करने का तरीका है कि आप 2 पेयर अच्छे स्लीपर्स रखें जो अच्छा कुशन हो उसमें, जिसमें रगड़ ना हो जब आप लंबा चलें। और दूसरा ये कि लगातार नहीं चलना है। कई बार क्या होता है, बसेज होते हैं और मेट्रो भी होता है, लेकिन लोग पैदल चल देते हैं, अराफात पैदल चल देंगे, और अब ये है, ये तो उस टाइम जोश में चल देते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं उनको लगता है उनके पैर में छला हो गया, अब जमारात की कंकड़ी कैसे मारेंगे। तो अवॉइड करिए लॉन्ग वॉक, अच्छे फुटवेयर यूज़ करिए, और जब हो गया तो उसको कूल करिए, क्योंकि उसमें भी हीट का रोल है। उसको कूल करिए ठंडे पानी से, उसके बाद प्रॉपर कुशन करना है, अच्छी ड्रेसिंग करना है। उसमें फफोलों को फोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली डायबिटिक्स में वो रिस्की है। तो उनको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, उस पर कोई क्रीम लगाएं। वैसे ये ब्लिस्टर्स के लिए क्रीम भी आता है, लेकिन नहीं कुछ क्रीम है तो वैसलीन जेली ही लगा करके आप उसको प्रॉपर कॉटन वगैरह करके उसको अगर करेंगे तो हफ्ते 2-3-4 दिन में वो ठीक हो सकता है। उसको पंक्चर नहीं करना है, बेटर है इसको अवॉइड करना है। ये हो ना तो अच्छा है, चाहे बर्न वाला हो चाहे प्रेशर वाला हो। एक और इन्फेक्शन कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, वो हो सकता है। क्या है, जब हल्क कराते हैं हज के बाद 10 तारीख को, तो वहाँ पे लोग, एक तो होता है कई बार पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उस दिन रेट बहुत बढ़ जाता है, उस दिन ना बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं हल्क करने के, तो लोग एक दूसरे का हल्क करने लगते हैं। ब्लेड एक लिया और उसी से एक किया, फिर दूसरे इन्होंने उनका कर दिया, उन्होंने इनका कर दिया। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ जो ब्लेड है ना, उससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है, सी है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर HIV का इन्फेक्शन है तो वो भी जा सकता है। तो इसमें सलाह ये दिया जाता है कि कभी भी शेयर्ड ब्लेड ना यूज़ करें। दूसरा, कभी भी लाइसेंस बार्बर के यहाँ कराना है,
क्योंकि लाइसेंस बार्बर वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जो लाइसेंस है वो कभी भी रीयूज़ नहीं कर सकते ब्लेड्स को, बट जो लाइसेंस नहीं है, कहीं भी कोने में बैठ के कर रहे हैं, वो तो पैसा बचाने के लिए उसको रीयूज़ कर देंगे। तो अवॉइड करना है लोकल जगह पे कराना, अवॉइड करना एक दूसरे का सेविंग करना बेस्ट है। थोड़ा वेट करें, नंबर लगाएं और प्रॉपर जो लाइसेंस्ड बार्बर है उनसे कराएं, तो इस बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। ये सारे वैसे इलनेसेस है जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब मैं कुछ ऐसे बीमारियों की बात करूंगा जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, लेकिन वहाँ की कंडीशन, वेदर कंडीशंस की वजह से, क्राउड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, या फिर पहले से किसी को बीमारी है और वो कंट्रोल थी, बट वहाँ जाने के बाद इन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे हो जाता है। So all the patients who are on regular medicines for illness like hypertension, diabetes, asthma, hypo or hyperthyroid or other chronic illness must take their medicines regularly and must ensure good control of this disease। कहने का मतलब ये कि जिसको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, थायराइड की बीमारी है, इन बीमारियों की दवाई रेगुलरली लेनी है और सिर्फ दवा नहीं लेनी है, फ्रीक्वेंट चेक्स करने हैं कि मेरा कंट्रोल में है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, एक डायबिटिक पेशेंट है, 5 साल पहले उनको एक दवाई लिखी गई थी, वो खा के बोलते हैं मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन जब वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास आए, हमने उनको चेक किया, ब्लड शुगर 500, बोले मैं तो डॉक्टर दवाई एक दिन भी नहीं छोड़ा और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खा रहा हूँ, मैं परहेज कर रहा हूँ। खजूर से थोड़ी बढ़ता है शुगर, और खजूर आधा किलो खाए जा रहे हैं। तो दवा लेना तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं, इसका ध्यान दें। सेम है होता है हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दवाई खा रहे हैं सालों से, दवाई कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, चेक नहीं करा, बीपी ज्यादा है कि नहीं है, तो दवा लेते रहने से बीपी नहीं ठीक रहता। दवा एप्रोप्रिएट डोज में लेने से बीपी ठीक रहता है, और ये तब ठीक है जब आपको पता है कि हाँ जी बीपी मेरा नॉर्मल है। क्योंकि बीपी से क्या रिस्क है, अगर बीपी ज्यादा रहा, बीपी में कोई सिम्टम नहीं होता, डायबिटीज हाइपरटेंशन में कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम जब होता है तब ये फिर लाइलाज की तरफ चला जाता है। जैसे अगर किसी की बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हो सकता है उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाए, और तब पता चलता है इनका बीपी बहुत ज्यादा है, और हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है दवाई तो 10 साल से खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको पहले से कोई इलनेस है, जब भी हाजीज आपको यहाँ मिल जाए इंडिया में, या वहाँ साथ में मिले जो आपके रेंज में है 150 हाजी जो बताया गया है, उनके बीच में खासकर हमारे यहाँ 60+ हैं, सबको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, सब ऑलमोस्ट सबको। हमारा इंडिया जो है ना डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ 45 में डायबिटीज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। दादा को नहीं था, नाना को नहीं था, लेकिन अब हो रहा है सबको। तो सबके पूछें, उनके ब्लड प्रेशर को चेक, जो भी डायबिटीज है, बेटर है ग्लूकोमीटर सबको आता है घर पे चेक करना, उसको अपने साथ लेके जाएं। आप अच्छी खिदमत करना चाहते हो तो अपना लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे एक खरीद लें। आपके रेंज में कोई हाजी है गांव के, उनको नहीं करने आता, नहीं पता है, तो आप उनका टेस्ट करें। अगर रेंज से गड़बड़ आता है, डिस्पेंसरी में उनको लेके जाएं, सलाह दें और उनका इलाज ठीक से करें। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बीमारी है पता है तो उसको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर मॉनिटरिंग करके कंट्रोल रखना है। क्योंकि हज में जो मुश्किलात हैं, जो कंडीशंस हैं, उसमें ये और बढ़ जाते हैं। खाने का ठीक नहीं रहता, रेस्ट का ठीक नहीं रहता, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो बेटर है कि इसको पहले अच्छे से कंट्रोल रखा जाए, फिर अगर इसमें कुछ डिरेजमेंट हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जो मैंने बोल दिया वही, और सारे मेडिसिन लेके जाने हैं, ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट करते रहना है, एक बैलेंस डाइट लेना है, कुछ मीठा चीज़ नहीं खाना ज़्यादा, सॉल्टी इसलिए कि बीपी बढ़ता है उससे, मीठा इसलिए कि डायबिटीज में शुगर, ब्लड शुगर बढ़ता है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो रखा है जिससे ये देखने के लिए कैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं, ये सबको आना चाहिए। ये वीडियो चल नहीं सकता है क्या? कोई नहीं, मतलब ये कैसे करना है करीब हर डायबिटिक पेशेंट्स को आता है, वो सीखे होते हैं, आप भी सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार यूट्यूब में गूगल में सर्च करिए हाउ टू मॉनिटर ब्लड शुगर बाय ग्लूकोमीटर, आपको आ जाएगा, 1-2 मिनट का वीडियो है।
सब आपको जानना चाहिए। और मैं तो बोलूं कि आप अपने पर्सनल लेके जाइए, अपने हाजिज का खिदमत अगर और अच्छे नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं तो एक बीपी मशीन और एक ग्लूकोमीटर लेके जाइए, देखिए फिर ऊपर वाला कितना आपका मदद करता है। हाइपरटेंशन के बारे में मैंने बोला। अस्थमा द सेम वे। अस्थमा सांस लेने की बीमारी को सांस में दिक्कत की बीमारी को बोलते हैं, और ये वहाँ पर जाके और एग्जैगरेट होता है। क्योंकि जब अस्थमा के पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए तो ये निमोनिया में बदल जाता है, कई बार जानलेवा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है उनके जो इनहेलर्स हैं, मेडिसिन हैं, वो प्रॉपर रखें, अपने टाइम पे लें। और जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर मैंने बोला, जैसे मास्क लगाना है, भीड़ से बचना है, बहुत स्ट्रेन नहीं करना है, और तो ये सब प्रैक्टिस करना है। और जो अस्थमा के नॉन पेशेंट्स हैं उनको एक अपना नेबुलाइजर लेके जाना चाहिए। वैसे नेबुलाइजर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर से मेडिसिन को लंग में देता है, और ये बहुत सस्ता डिवाइस है, 1000-2000 का मिलता है। नेबुलाइजर वहाँ अवेलेबल है हर डिस्पेंसरी मेडिकल सेंटर में। बट खुद का रखने से ये फायदा है कि लंबी लाइन में जब सांस की तकलीफ है तो लगनी नहीं पड़ेगी, घर पे कर सकते हैं। वैसे हर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जो हमारे मिशन का होता है उसमें ये अवेलेबल होता है, रेडिली होता है, जब जाएंगे तो वो मिल सकता है। इंजुरीज एंड एक्सीडेंट्स, falls and fractures are very common in Hajj time. So carefully walk, चलना चाहिए, क्राउड को अवॉइड करना चाहिए। अगर लगता है कि मुझे व्हील चेयर लेना चाहिए तो व्हील चेयर बिना डाउट कर ले लेना चाहिए। ये नहीं है कि चलो हो ही जाएगा, क्योंकि जब व्हील चेयर नहीं लेंगे, चलने में दिक्कत है, गिरेंगे तो इंजरी होगी, वो ज़्यादा बेकार का खतरनाक सिचुएशन है। So pilgrims should mind their steps, especially in crowded and slippery surface, to avoid fall, and learn proper use of WC. WC का यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सऊदी अरब में यहाँ का जो इंडियन जो कमोड होता है वो नहीं होता है, वहाँ पे वेस्टर्न कमोड होता है, तो उसको लर्न करना है। कई बार जिसको नहीं पता है वो उस पर बैठ जाते हैं, वो स्लिपरी होता है, स्लिप कर सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, हाइजीन तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। और एक्सीडेंट्स भी बहुत कॉमन है सऊदी अरब में। लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट से एक डेथ हुआ, 2 एडमिशन हुआ था मदीना में, एक डेथ भी हो गया। एक्सीडेंट्स इसलिए वहाँ कॉमन है, एक तो कि रोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ का ट्रैफिक रूल जो है ना वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ से राइट हैंडेड होता है ड्राइव, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। तो जब आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा रिफ्लेक्सली कि आपकी गाड़ी राइट साइड से आएगी, लेकिन एक्चुअली गाड़ी लेफ्ट साइड से आती है और बहुत तेज होती है। आप संभलते संभलते तब तक बात बदल जाता है। तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है और रोड क्रॉस करने को अवॉइड करना है। मोस्टली रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के उनके जो डिटूरिंग सिस्टम होता है, लेकिन अगर करना है तो इन बातों का ख्याल रखना है। हजर अस्वद में भीड़, हजर अस्वद और मुल्तजिम के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे उलमा बताते हैं कि अगर दूर से हम उसको इशारे से अगर टच करते हैं तो उतना ही फ़ायदा है, लेकिन अगर उस भीड़ में जाते हैं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि रिब फ्रैक्चर तक होता है, शोल्डर डिसलोकेशन तक हो जाता है। उसमें अंदर जाने के वक्त जो स्ट्रगल होती है और उसमें आने के वक्त जो स्ट्रगल होता है, उसमें इस तरह के इंजरीज होते हैं, तो अवॉइड करना, उसको इशारे से करना। अच्छा, मेरे को अभी मैसेज मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना है कुछ सीनियर ऑफिसर्स का, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू।